मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 14वीं बरसी है। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में वो उस वक्त दहशतगर्दों का निशाना बन गई जब वो इंतखाबी जलसे से खिताब करने के बाद वापस इस्लामाबाद जाने के लिए निकल रही थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। ये डिस्टिंक्शन उनको यकीनन हासिल है। मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए उनके किरदार की पूरी दुनिया ही मोतरफ थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आज से 14 बरस कबल लियाकत बाग जलसे से आखिरी खिताब में अवाम से क्या वादे किए थे और वो क्या विजन रखती थी, आज की पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी है, उसके तनाजुर में ये बड़ी अहम स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स वॉच दैट। हम तवज्जो देंगे रोजगार पर, हम तालीम को पिलाएंगे और हमारा तीसरा नुकात है तवानाई और हमारा चौथा नुकात है माहौल। हमारा पांचवा असूल है मुसावात। एक जानिब घड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब जारी थी तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सिविल और मिलिट्री क़यादत ने एक अहम इजलास के बाद मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी की मंजूरी इस लिहाज से खुशाइंद है कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। ये वक्त की ज़रूरत थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत कई अहम सियासी रहनुमा दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। ताहम पाकिस्तान आज तक सलामती पॉलिसी से महरूम था। कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफ़िका कौमी बयानिए की तश्कील में यकीनन मदद मिलेगी। आज घड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब हुई, लेकिन हैरान कुन तौर पर साबिक सदर आसिफ ज़रदारी घड़ी खुदा बख्श के बजाय इस्लामाबाद में मौजूद थे। इसका इंकशाफ भी किया गया जो कि एक ट्वीट आई सलीम साहब की। अगरचे साबिक सदर ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत की, लेकिन वो काफ़ी ताख़ीर से तकरीब में पहुंचे, जिससे उनकी किसी और शहर से घड़ी खुदा बख्श आने की अफवाहों को मज़ीद तक़वियत मिली। साबिक सदर की इस्लामाबाद मौजूदगी पर मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने यह ट्वीट किया था। लेट्स हैव अ लुक। साफ़ी साहब कह रहे हैं आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी पुरस्कार और खुफिया दौरे पर इस्लामाबाद आए हुए हैं। पार्टी रहनुमाओं को भी मालूम नहीं। समझ तो गए होंगे आप कि इमरान खान क्यों परेशान है। अफवाहों का बाजार गर्म है, खास तौर पर डील के हवाले से, इसीलिए इस बात को आज एड्रेस किया बिलावल भुट्टो ने। लेट्स वॉच हिम। आपने डील के बातें तबसराकार और कॉलमकार और टीवी पे बक करने वाले से सुना होगा। याद रखे, ये वही शक्लें थे, ये वही कलम थे जो 27 दिसंबर 2007 का सुबह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जाम लगाते थे कि शहीद बीबी डील कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम पे भरोसा करती है। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी चंद दिन कबल खुद फॉर्मूला मांगे जाने का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि आसिफ ज़रदारी से किसी ने कोई फॉर्मूला नहीं मांगा। लेट्स वॉच हिम। आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूँ। आसिफ ज़रदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। कोई फार्मूला नहीं मांग रहा, मैंने लूट सेल लगाई हुई है। आओ मैं फार्मूला देता हूँ, आओ मैं फार्मूला देता हूँ। उनके पास खुद बड़े फार्मूले हैं जिनके बारे में वो कह रहा है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो, जैसे कि अभी आपने बिलावल भुट्टो को भी सुना कि वो कह रहे थे कि उन पे भी इल्जामात लगते थे डील के। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा था बीबी ने, वो भी देखिए। मुल्क 10 साल के लिए छोड़ दूंगा, मीडिया छोड़ दूंगा, इंटरव्यूज भी नहीं दूंगा, मगर मुझे और मेरे खानदान को एक सऊदी महल तक पहुंचा दें 40 संदूकों के साथ और 100 रिश्तेदारों के साथ। ये जो डील मुझे ऑफर की गई थी कि आपके खिलाफ केसेस खत्म हो जाएंगे, सरदारी साहब रिहा हो जाएंगे, आप सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं अवाम को नहीं छोड़ सकती। मुझे आप पाकिस्तान में सजा दिलवाएं, दुनिया में दिलवाएं, ज़रदारी साहब को दिलवाएं, मगर मैं अवाम को नहीं छोड़ूंगी। ये दोबारा डील की सदाएं आई कहाँ से? अज़मा बुखारी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एक जानिब पीपल्स पार्टी डील की जिक्र कर रही है, दूसरी तरफ नून लीग को डील मिलने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज के दिन के तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान की सियासत में ये बातें होती रही हैं, डील्स भी होती रही हैं। आज हम कहाँ पर खड़े हैं अज़मा साहिबा? बहुत शुक्रिया फरिया।
देखिए पहले तो मैं यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ। वो एक बहुत बड़ी लीडर थी और एक ख़ातून होते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ उनके साथ किया था और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने मोहतरमा को बहुत करीब से देखा, उनको उनकी पॉलिटिक्स करने के स्टाइल को उसको, और हम बड़े इंस्पायर हुआ करते थे उनकी शख्सियत से, उनकी पॉलिटिक्स के स्टाइल से, उनकी बहादुरी से। और यही चीज़ें जो है ये एक लीडर को लीडर बनाती हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। पहले तो आज बात करते हैं और फैसला करते हैं कि डील कहते किसको हैं, डील होती क्या है। क्या एक सियासी रहनुमा जिसको जो है अपने रास्ते से हटाने के लिए उसको फांसी चढ़ा दिया जाए, अगर वो फांसी ना चढ़ सके फिर उसको जिला वतन करने के लिए ज़बरदस्ती पहले जो है वो जेलों में ले जाया जाए, फिर उसको किलों में बंद किया जाए और उसके बाद जो है वो फिर भी मसला हल ना हो और तो फिर उसको जो है वो ज़बरदस्ती बाहर भेज दिया जाए। मैं समझती हूँ जी बीच में मुझे जी जी अज़म साहबा, देखिए आपकी आवाज़ आ रही है, आपने कहा आप समझती हैं। जी मैं समझती हूँ कि जो सियासी रहनुमा है ना, उनको कम से कम ये डील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उस पर हमें शर्म आनी चाहिए। और वो इसलिए कि इस मुल्क में हमेशा सियासी रहनुमाओं को, मकबूल लीडर्स को रास्ते से हटाने के लिए डील का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और अपने मुल्क को खुशी खुशी कोई छोड़ के नहीं जाता, या फिर उनको जेलों में उनको जो है फांसी चढ़ा दिया जाता है या उनको जो है अपने रास्ते से हटा दिया जाता है। सो सियासी लोग तो ये बात ना करें तो बात समझ में आती है, दूसरे लोगों के लिए यकीनन ये डील होगी, बहुत फ़ख्र की बात होगी। फिर 11-11 साल जो है वो हुकूमतें भी रहती हैं, वो बिला शिरकत गैरे जो है वो मालिक भी होते हैं मुल्क के, लेकिन फिर खुदा ताला भी एक ऊपर बैठा है जिसकी डील सबसे बड़ी डील होती है। फिर जब उसका इंसाफ होता है तो फिर या जो है वो जहाज़ क्रैश होते हैं और या फिर जो है वो वर्दी उतारनी पड़ती है और वर्दी उतारने के बाद फिर जो है वो सियासत में उनका नाम लेवा कोई नहीं होता। सो ये तमाम चीज़ें जो है हमें इसके ऊपर ज़रूर, मैं समझती हूँ कि बात करते वक्त, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते वक्त, डील वो होती है कि जब आरटीएस बैठ जाए, डील वो होती है जब आप किसी सियासी पार्टी की टिकटें वापस कराएं, डील वो होती है जब अंपायर की उंगली ढूंढी जाए, डील वो होती है कि जब जो है वो 22 साल आप तांगा पार्टी हो और अचानक से जो है वो आपकी पार्टी के अंदर जो है हवा भर दी जाए, इसको डील कहते हैं। सियासी रहनुमाओं को मुल्क से बाहर भिजवाना और उनको मुल्क में ना आने देना, ये भी याद होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने मुल्क में आने की कोशिश की मुशर्रफ के दौर के अंदर, उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। मोहतरमा वापस आई और उनके बाद उनको ब्लास्ट हुआ कारसाज में और अल्टीमेटली 27 दिसंबर को उनको उड़ा दिया गया। तो हमारे मुल्क में डील का लफ्ज किसी और जगह से इस्तेमाल हो तो बात समझ में आती है। सियासी रहनुमा बेचारे जो है वो अताब का शिकार होते हैं, वो डीले करने की पोजीशन में नहीं होते। सो क्या कहें फिर इसको अज़मत साहबा, मजबूरी कह लें, क्या कहें? सितम ज़रीफ़ी है, बिल्कुल सितम ज़रीफ़ी है, मजबूरी है हमारे मुल्क के सियासी हालात की, हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स की, कि जहाँ पर पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिशियंस के अलावा बाकी बहुत सारे लोगों का रोल होता है और जो है वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो हाथों की पुतलियों की तरह नाचते हैं और नचाए जाते हैं। और यही हमारा डायलेमा है, इसी की हम आज भी बात कर रहे हैं और इसी के लिए हम समझते हैं कि हमारा कोई, अगर हम कह रहे हैं कि आइन की हुक्मरानी हो तो उसमें किसकी लड़ाई है? अगर हम कह रहे हैं हर इदारा अपनी हदूद में कायम करे तो इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? अगर हम कहें कि सियासत में जिन लोगों का सियासत में दखल नहीं होना चाहिए उनका नहीं होना चाहिए, तो इसमें लड़ाई किस चीज की है? ये वही तमाम चीजें हैं जो कायदे आज़म ने भी कही थी और हमारे आइन का भी हिस्सा है। राइट अली साहब, आपने भी यकीनन सुनी होंगी डील की सदाएं, अज़मत साहबा कह रही हैं उसको डील मत कहें, लेकिन यकीनन जिक्र तो है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कैबिनेट मीटिंग में सुना है, इसके बारे में बात की। ये क्या अफवाहों में सदाकत है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबको कानून के मुताबिक जो है अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए और अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस हैं तो उनका मुकाबला जो है वो अदालतों में सबूतों के साथ करना चाहिए। जब आप अपने केसेस का जो डिफेंस है मजबूर हो जाएं कि आप मीडिया अपीयरेंसेस में आएँ और आप फिर मीडिया टॉक्स करें और उसको पॉलिटिकल बनाएं, कौमी असम्बली या सेनेट का या पार्लियामान के फ्लोर्स यूज़ करें
तो उससे फिर चीज़ पोलिटिसाइज हो जाती है। मसला वहाँ से ख़राब हुआ जब मियाँ साहब के नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों पे जो केसेस थे, ज़्यादातर वो वही थे जो 2018 से पहले के बने हुए थे। उन केसेस पे अमलदारी स्लो थी। हमारी हुकूमत में आने के बाद वो तेज़ हुई, और बजाय इसके कि उनका जवाब जो है वो अदालतों में दिया जाता, वो जब कौमी असम्बली के फ्लोर को यूज़ किया गया, उससे फिर वो चीज़ पोलिटिसाइज हुई और प्रो एंड कॉन्ट्रा डिबेट स्टार्ट हुई। मियाँ साहब गए मुल्क से बाहर कि मैं बीमार हूँ, बीमारी की बुनियाद पे बाहर गए। जब अदालत ने उनको वापस बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता, बीमारी मौजूद है, लेकिन क्या ट्रीटमेंट हो रही है, नोबडी नोज अबाउट दिस। और उनका सारा केस जो है वो मेडिकल बुनियाद पे था। उस केस को ख़राब उन्हीं की साहबजादी ने किया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने कहा कि अगर मियाँ साहब को इंसाफ की ज़मानत मिल जाए, कोई इसी तरह की बात की थी, तो कल की फ़्लाइट से वो वापस आ सकते हैं। तो वहाँ से उनकी बीमारी का सारा नैरेटिव जो था वो धड़ाम से गिर गया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें आना, जैसे राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है जिस पे बात ये आई कि वो मियाँ साहब की मौजूदगी में नोटराइज हुआ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से उनके अपने जो है वो केसेस खुद इन्होंने पोलिटिसाइज किए हैं। अब अगर वो वापस आना चाहते हैं तो अदालत उनको बुला रही है, तो उनको अदालत में आके पेश होना चाहिए। अब इसको इस तरह से पेश किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से जैसे कि उनको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है, और हो सकता है कोई डील अगर ये करना चाह रहे हैं या इनको कोई मिली है या कोई आप भी कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि तासुर पीएमएलएन की तरफ से खुद दिया जा रहा है। मसलन एयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट का आपका मतलब होगा कि वो आपको उससे लग रहा है कि कोई बातचीत हो रही है। देखिए, खुद ही एक माहौल ऐसा बनाना ये लोग चाह रहे हैं जैसे उससे ये माहौल बने कि उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो फेवर मिल रहा हो। इस वक्त अदालतें मौजूद हैं, आएँ अदालतों में अपने आप को प्रेजेंट करें, फेस करें अपने ट्रायल्स को, और वहाँ से क्लियर हों। अदालत से जब क्लियर होंगे कोई भी बात नहीं कर सकेगा। राइट, हमें एक ब्रेक लेनी है, वी विल बी राइट बैक। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जनवरी में मुल्क वापसी की खबरें मजीद तेज हो रही हैं। जैसे कि अभी अली मोहम्मद साहब ने भी कहा कि पीएमएलएन की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं। कल तक सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ की जल्द वापसी का जिक्र करते थे, लेकिन जुम्मा के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी पर तहरीक इंसाफ की आला सतही इजलास में बात करते रहे। वो खबरें भी रिपोर्ट हुई। सलीम साफ़ी साहब ही की एक ट्वीट थी, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। साफ़ी साहब कहते हैं मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन हैं, ऐलान ख़त्म हुआ। इससे पहले एयाज सादिक साहब भी क्योंकि इस किस्म की बात कर चुके थे, उनको भी देखिए। जो कौम ने हमें वोट दिए थे वो इसलिए दिए थे कि ये चीनी चोरों, आटा चोरों, घी। एयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट दिखा दें। साहब ने ये बात की थी, हम आपको थोड़ी देर में वो दिखा देंगे कि खुशी होने का मौका है और यकीनन मैं जाऊंगा, वापस जाऊंगा मियाँ साहब के पास, और फिर उनके आने की भी शायद खबर आएगी या कोई बहुत बड़ी खबर ज़रूर आने वाली है। अज़ना बुखारी साहबा, पहले जावेद लतीफ़ साहब अकेले अकेले ये बात करते थे, अब ज़रा ज़्यादा लोग ये बातें करने लगे हैं। क्या बातचीत हो रही है आपकी इंटरनली? हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही जी। हमारी बातचीत इतनी हो रही है कि हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, और जो मार्का राय की गई थी 2018 में बड़ी मेहनत के साथ, उसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है और मज़ीद शायद भुगतना के मुतहम्मिल ना हो सके कि जहां अब जो है वो बड़े इदारों की तनख्वाहों के लिए भी माशी माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ा है। सो इसके बाद और पीछे क्या रह गया इस मुल्क को देखने के लिए जो हमने देख लिया है। अब 2-3 बातें मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। जो अली मोहम्मद खान साहब ने कही बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि कोर्ट के अंदर ही जो है वो सबूत देने चाहिए, करने चाहिए। कौन सी कोर्ट? वो
कोर्ट जहां का चीफ जस्टिस जो है वो एक सियासी पार्टी की मुहिम चला रहा था, उनके हलकों में जाके जो है वो मुहिम कर रहा था, जहां पर वो व्हाट्सएप पे जीआईटियां बना रहा था, जहां पर वो जो है वो हर सूरत में सजा दिलाने के लिए ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से एसेट की डेफिनेशन लेता था, और पनामा में नाम होने के ना बावजूद शुरू पनामा में कराया और बाद में बेटे से ख्याली तनख्वाह जो वो ले सकते थे जो उन्होंने नहीं ली, उस पर नाहल कर दिया जाता है। और उस अदालत में कि जहां पर जो है वो अदालतें हैं उनके अंदर और बाहर गैर मुतल्लका लोग जो है वो घूम फिर रहे होते थे, वो वहाँ देते जहाँ पर जो है वो सरीना के जो लिफाफे हैं उनके अंदर फैसला आ रहा था, और मतलब मैं क्या क्या और गिनवाऊँ, और एक लंबी लाइन है कि जहाँ पर जो है वो खास तौर पर, और ये तमाम चीज़ें डॉटेड हैं, इनको अगर आप मिलाइए, और वो जो लोग शौकत सिद्दीकी के घर जा रहे थे और जाके कह रहे थे हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया ना करो, इनको हर सूरत हाल के अंदर जो है अंदर रहना है, और अब जब ये गवाहियाँ आई, अरशद मलिक की गवाही आई, बशीर मेमन की गवाही आई, शौकत सिद्दीकी ने अपना यही केस पूरा वो अपना जुडिशल काउंसिल के अंदर लेके गए और उनकी पेशी नहीं लगी, वो रिटायर हो गए, उनकी पेशी नहीं आई, वहां लेके जाते, वहां पर हमने जितने भी सबूत दिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जरा चेक कीजिएगा। इन्हीं अदालतों से रिलीफ भी मिला है पीएमएलएन के लीडर्स को, इसी अदालत के थ्रू बाहर भी गए हैं मियां नवाज शरीफ जी, आप दुरुस्त। सो आप कह रही हैं कि इस अदालत का कोई वेट नहीं है? वो बदल गया था ना, साकिब निसार साहब तशरीफ ले गए हुए थे, और वो आपको इमरान खान साहब ने मैं खुद बताया था, जब वो इलेक्ट होने के बाद पहली पता नहीं किसी फंक्शन में गए तो उन्होंने कहा आपके अच्छे फैसलों की वजह से नया पाकिस्तान बना है, और कभी वो कहते हैं आप हमारे आगे खड़े हैं, कभी कहते हैं हमारे पीछे खड़े हैं, हम लाते हैं इदारों को बीच में। अभी शेख रशीद ने कल क्या कहा है, उसने कहा इदारे 20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आप समझा दीजिए मुझे, इसका क्या मतलब है? तो ये बातें तो ये ना करें हमने, लेकिन उस वक्त कौम के वसीतर मफाद में मैं बार बार कहती हूँ ये फैसला हो गया था कि नवाज शरीफ को हटाना पड़ेगा क्योंकि इमरान खान को लाना था। सो ये सब कुछ ऐसे ही होना था, लेकिन तारीख ऐसे फैसलों को दुरुस्त किया करती है। वो अलग बात है कि भुट्टो साहब के शहीद होने के बाद आई बातें बाहर कि कैसे उनके जो है वो प्लान किया गया था फांसी का। इसी तरह अब ये शौकत सिद्दीकी कह चुके हैं, अरशद मलिक बेचारे कब्र में चले गए, उनको निकाल दिया, लेकिन उनका फैसला आज भी इंटैक्ट है। उनकी जो मियां साहब की जो सस्पेंशन का जो है ना फैसला, जरा वो किसी वक्त पढ़ लीजिएगा। और अभी जो हाई कोर्ट के अंदर जो हमारी अपील चल रही है उसके अंदर बड़ा जो है वो नैब को ढूंढने के लिए भेजा हुआ है, वो सबूत लेने गई हुई है नैब पिछली 3 पेशियों से, हर पेशी पे उनको बुखार हो जाता है। और जज साहब ने सिंपल सवाल पूछा है कि साबित करें कि ये असासा और जिस एफिडेविट को, जिस ट्रस्ट डीड को इन्होंने घर बैठ के कह दिया कि वो कैलेंडरी फ्रंट, आपको याद है ना कितना मरीम नवाज के खिलाफ इन्होंने तमाशा चलाया, उनकी क्या क्या तस्दीक नहीं की, कैलेंडरी फ्रंट बनाया। रॉबर्ट हेडले का राइट लाइन ड्रॉप हो गई जी। अज़मा साहिबा, नहीं आपकी आवाज आ रही है? राइट, हम आज़मा साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। बहुत सारी बातें कर दी अली साहब उन्होंने, इफ़ यू कैन सर्टनली रिस्पॉन्ड, लेकिन ये जो खबरें हैं वापसी की नवाज शरीफ साहब की, आपके ख्याल से ये मुमकिन है ये बात? देखिए, माजी में पाकिस्तान की तारीख कोई इतनी अच्छी तो नहीं रही इन मामलात के हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल में अब सिस्टम इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि इस तरह की कोई डील वगैरह जो है वो हो। और अब ये ख़ुद ही बता सकते हैं कि जो अयाज सादिक साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है तो वो किस तनाज़ुर में उन्होंने की है, क्योंकि अदालत तो मियाँ साहब को कब से बुला रही है, क्योंकि वो वहाँ से मफरूर हैं या जिसको कहते हैं एट लार्ज हैं या फ्यूजिटिव हैं, क्योंकि जब आप अदालत बुलाए और आप ना आए तो आप फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। एक उसमें बात ये भी की जा रही है कि वहाँ अब वो ओवर स्टे नहीं कर सकते, देयरफॉर ही हैज़ टू कम बैक, उनको अब आना है। मेरे ख्याल में उनको आके अपना केस फेस करना चाहिए, और हुकूमत जो है, हमारा फोकस ज़्यादा जो है हुकूमती उमूर पे है, डेवलपमेंट इश्यूज़ पे है, जो मसाइल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के उस पे है। मियाँ साहब चूँकि एक साबिक वज़ीर आज़म है, जब वो आएंगे इस पे प्रोग्राम होगा, वो डिस्कस होगा और ज़ाहिर है उस पर बात होनी भी चाहिए, लेकिन हुकूमत तो किसी भी सूरत किसी ऐसी चीज़ के हक़ में नहीं है जिसमें कोई भी डील का अंसर भी शामिल हो। हालांकि माजी में ये बातें हुई हैं, 2008 में
जब मियाँ साहब और बट अभी जो आज़मा बुखारी साहबा की आपने बात सुनी पूरी तफसीलन, उनकी तो एक पूरा नैरेटिव है, उनकी ग्रीवेंसेस भी हैं पीएमएलएन की, तो अगर वो कोई डील कट करते भी हैं लेट्स से हाइपोथेटिकली, तो वो तो रीजन समझ बता रही हैं कि हमें इत्मीनान नहीं था या हम चीफ जस्टिस को के साथ जो भी उनको शुबहात है वो उनका नैरेटिव है, लेकिन डील होगी किससे? क्या दूसरी साइड का क्या नैरेटिव होगा? इनसे पूछा जाए कि उन्होंने डील कहाँ से लेनी है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो बार बार ये बात कर चुके हैं, जहाँ से डील लेनी है वो बता दें। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा एक सोच है और काफ़ी अरसे से है कि तकरीबन 2002 के बाद बल्कि 2008 के बाद जब से मुशर्रफ साहब रुखसत हुए हैं तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बहुत हद तक वो पीछे जा चुकी है। वो वाली बातें तो गई 58 टू बी वाली वो बातें तो गई, और मियाँ साहब जो हैं हमेशा तो पीपल्स पार्टी गिला करती थी, मियाँ साहब तो हमेशा फेवरेट चाइल्ड ऑफ द सिस्टम रहे, और ये एक अलहदा बात है कि इनका जो सियासत का एक तुरा इम्तियाज़ रहा है वो जज साहिबान को जो है उनको थ्रेट करना या एक ख़ास तरीक़ेकार से अमल करना, जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे एक बिल्कुल प्लान तरीके से हमला हुआ। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उस वक्त अंदर थे जब ये सारा कुछ हो रहा था, सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने से, और ये फिर एक सिलसिला है कि या तो आप टो देयर लाइन, और अगर लाइन टो नहीं करेंगे तो देन दे विल थ्रेट यू, दे विल अब्यूज़ यू, जिस तरह वो हुआ है सारा, ये कोई नई बात तो नहीं है। या तो आप जस्टिस क़य्यूम साहब की तरह बिल्कुल लाइन टो करें, या फिर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके सिटिंग एमएनएज और सिटिंग सेनेटर्स जो हैं वो जज साहिबान के फैमिलीज़ और बच्चों तक को थ्रेट करेंगे, जो हुआ पानामा के फैसले के बाद, और उसकी वजह से फिर उन पर तौहीन अदालत भी लगी उन लोगों पे, और जो सियासत से जो डिस्क्वालीफाई हुए। बहरहाल ये इनकी सियासत का एक रहा है कि ये उसी को इंसाफ समझते हैं जिसमें उनको जो है वो रिलीफ मिले, अगर रिलीफ ना मिले तो उसको वो ये जो है ये इंसाफ नहीं समझते। राइट, हम एक ब्रेक पे जाने, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आज़मा बुखारी साहब, एक बात जो अभी अली साहब ने भी की और ये हुकूमत के मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की शायद अपील का मसला है या कोई लीगल स्टेटस का इशू है, उनकी लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान वापस आए, जरा इसके बारे में आगाही दे दें। उनको पाकिस्तान वापस आना, इसमें कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए, ना किसी को कोई शक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रही हूँ अली मोहम्मद खान साहब को कि वो साबित करें कि हम में से किसी ने डील का नाम लिया है। डील के मतलब जो है वो ख्वाब तो इनको आ रहे हैं, खौफ तो इनको आ रहा है। इमरान खान साहब ने आज तक 3.5 साल में 2 ही तो काम किए हैं, या उन्होंने तर्जुमानों से मीटिंग की है, या वो नवाज शरीफ जिसकी सियासत खत्म हो गई है, जिसकी पार्टी खत्म हो गई है, जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, उसके बारे में गुफ्तगू होती है। उसके अलावा अगर कोई काम किया होता तो आटे की कीमत जो है वो आज 70-80 रुपए किलो तो ना होती। अगर कोई काम किया हो तो चीनी की कीमत जो है वो 110-120 रुपये, उसके बाद एक दफ़ा 150 रुपये तक ना पहुंची होती। कोई काम किया होता तो आज बिजली की कीमत जो है वो पर यूनिट 23 रुपए पे ना होती, और बहुत सारी 600% अद्वियात में इजाफा ना होता। कोई काम किया होता तो डील आप लोग की तरफ से बिल्कुल नो है। किसके साथ करेंगे? किसके साथ करेंगे डील? एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं। फरिया, किसके साथ करेंगे हम डील? उन लोगों के साथ जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनको तमाम मामला से दूर रहना चाहिए, जिनको ये बार बार कहते हैं हमारे मंशूर के साथ है, हमारे आगे खड़े हैं, हमारे पीछे खड़े हैं, उनके साथ करेंगे या अदलिया के साथ करेंगे? ये तो आपने बहुत ही अहम बात कर दी, यानी इनसे डील नहीं हो सकती। और वो इतना है कि हमें हर सूरत हाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तान जिन क्राइसिस का शिकार है, हमने पिछले साल भी कहा था, उसको बहुत मजाक उड़ाया गया। देखे पिछले साल आए थे, इन्होंने ये कहा वो कहा, जो कहा था वो आज साबित हुआ। हमने कहा था ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, पाकिस्तान की तबाही कर देंगे। अब 350 अरब रुपए की जो ये कल बिल ला रहे हैं, मिनी बजट ला रहे हैं नेशनल असेंबली के अंदर, किस तरह फेस करें लगे लोगों को? फिर कहते हैं कि हमने कैंडिडेट अच्छे नहीं दिए। ओ भाई, आपकी जो आप कर रहे हैं आवाम के साथ,
जो जिसको गैस नहीं मिलती वो बगैर नाश्ते के आपको वोट डालने जाएगा, वो आपको वोट नहीं डालेगा। जिसको बिजली का यूनिट इस वक्त 23 रुपए का मिल रहा है वो आपको वोट क्यों डालेगा? जिसको आटा चीनी नहीं मिलती, जिसको 600% आपने अदवियात बढ़ा दी है, वो आपको वोट क्यों डालेगा? और अभी आप मजीद, IMF ने भी मुआहदा नहीं किया, आप ये ध्यान में रखिए फरिया, IMF के मुआहदे से पहले हमें उनकी तमाम शराइत, देखिए IMF के पास तमाम हुकूमतें गई लेकिन अपनी शर्तों पे गई। ये हालत IMF ने कभी नहीं की थी हमारी जो आज की है। और कोरोना के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट है वो IMF ने मंगवाई और मंगवाने के बाद जो है उन्होंने इसको पब्लिक करने के लिए कहा। और कहने की बात यह है, जो सुना जाता है और माशी माहिरीन कह रहे हैं, मैं माशी माहिरीन में से नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा जा रहा है कि जो स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी वाला बिल है वो भी पूरी दुनिया में स्टेट बैंक को ये ऑटोनॉमी कोई नहीं दे रहा जो पाकिस्तान दे रहा है IMF कहने पर। चूंकि रजा बाकर साहब का क्या ताल्लुक है वो आपको पता है, वो जो है वो उनकी बैकग्राउंड क्या है, शौकत तरीन साहब की बैकग्राउंड भी आप जानते हैं। सो IMF के सामने गिरवी रख देना। IMF का प्रोग्राम हमने खत्म किया था 2016 में बड़ी जो है वो कामयाबी के साथ, पाकिस्तान को 5.8 पे छोड़ के गए थे और पाकिस्तान के अंदर जो है बिजली के मंसूबे लगा के बिजली पूरी करके दे के गए थे। दहशतगर्दी जो है अल्लाह का शुक्र है वो खत्म करके गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके गए थे। बात यह है कि इन्होंने सिवाय भंग पॉलिसी के और पनाहगाहों के अलावा इन्होंने कौन सा काम किया है वो बता दें। हेल्थ कार्ड भी हमारा प्रोजेक्ट है जो नवाज शरीफ साहब ने 2016 में शुरू किया था, मतलब उसके बाद मैं क्या कहूं इनको। अच्छा ओके, अगर जवाब ले लें, ये बहुत सारी मामलात है, बट अगर जनरली देखें अली साहब, सो नवाज शरीफ आए या ना आए ये इश्यूज तो आपने सॉल्व करने ही करने हैं। इससे कोई फर्क पड़ता है कि कोई डील हो भी जाए या ना भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर आपकी गवर्नेंस ठीक हो? डू यू एग्री? दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ इशूज़ हैं। हुकूमत का काम जो है वो गवर्नेंस करना होता है और उसका पता आपको फिर नेक्स्ट इलेक्शन में लग जाता है कि अगर आपने अवाम के मफाद में कोई स्टेप्स लिए हैं। देखें, आर्जी तौर पे जब आप हुकूमत में होते हैं, कभी कभी बल्दियाती इंतखाबात से भी पता चल जाता है आप कह सकते हैं। देखें, जब आप हुकूमत में होते हैं आपकी मेजर्स जो हैं उनमें सख्त मेजर्स भी आते हैं, महंगाई का भी मसला आ सकता है। उस वजह से आवाम का जो पॉपुलैरिटी का लेवल होता है या उनकी खुशी का लेवल होता है वो अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन आते हैं फिर लोग फैसला करते हैं कि 5 साल में उन्होंने हुकूमत किसको देनी है। मेरे ख्याल में 3 बार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस और पीपल्स पार्टी का चेक हो चुका है। दोनों में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो नदारत थी और जो जिस चीज़ों से कौमें बनी हैं, एजुकेशन और हेल्थ पे सेक्टर में अपने अवाम पे इन्वेस्ट करना, उनकी स्किल डेवलपमेंट करना, इदारों को बनाना, मेरिट के निज़ाम को लेके आना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये वो चीज़ें हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े हैं। इनका एक मॉडल है और वो है डेवलपमेंट मॉडल के आप रोड्स बनाएं। रोड्स तो हम भी अब बना रहे हैं, बल्कि शायद उनसे अभी जो आज आपने मुराद साहब को देखा होगा उनसे ज़्यादा डबल तादाद में अब वो उस तरफ चल पड़े हैं। लेकिन जो जिस वजह से पाकिस्तान तबाही की तरफ गया, देखें अभी ये कहा गया इस प्रोग्राम में कि 2016 में मियाँ साहब के दौर में IMF प्रोग्राम से ये गए, अच्छी बात है, आप बाहर गए IMF प्रोग्राम से, लेकिन फिर क्या वजह थी कि 2-2.5 साल बाद एक नई हुकूमत को अपनी हुकूमत में आने के 2.5-3 महीनों बाद ही जाना पड़ा। अगर तो हमारी हुकूमत आने के 3-4 साल बाद हमें जाना पड़ा तो इसका मतलब है कि हमारी कुछ डिसीजंस ऐसी थी जिससे मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंचा। लेकिन जब आप मुल्क को छोड़ के गए हैं, पहले 3-4 महीने के अंदर जब IMF के पास जाना पड़ा, इसका मतलब है आपने ब्रॉड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं किए थे, आपका फिस्कल डिसिप्लिन ठीक नहीं था और आपने डॉलर के मुकाबले में रुपये को आर्टिफिशियली मेंटेन रखा, जिसकी वजह से आपकी अपनी हुकूमत में, देखिए 2016 में मियाँ साहब खुद वज़ीर आज़म थे और 17 तक इसहाक डार साहब खुद वज़ीर ख़जाना रहे। आखिरी साल में मिफ्ता साहब ने रिवर्स किया और आर्टिफिशियली डॉलर रुपी पैरिटी को उन्होंने चेंज करके मार्केट बेस किया। तो उनकी जो 4 साल की फिस्कल पॉलिसी तो खुद उनकी अपनी हुकूमत में उस पर नो कॉन्फिडेंस हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब हमारी गवर्नमेंट आई है तो पहले महीने आपके पास 1 महीने से कम का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, तो क्यों IMF के पास जाना पड़ा? उसकी वजह ये थी कि आपके पास इतना फिस्कल स्पेस ही नहीं था जिससे आप मुल्क को चला सकते। ये बहुत बड़ा सवाल है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की 2 हुकूमतों पे, क्योंकि जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत खत्म हुई है तो वो तो डिक्टेटर थे, वो तो एक आर्टिफिशियल एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम था। 10 साल जब इन्होंने गुजारा, 10 साल में कम से कम पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना स्टेबल इनको कर लेना चाहिए था, जिसकी वजह से चाहे जितना भी कोई ये कहते हैं कि वो नहीं चला सकते, कम से कम 2-3 साल तो मुल्क चलता। लेकिन ये क्या
वो ऐसा कर गए कि पहले 3 महीने के अंदर IMF के पास जो है हुकूमत को जाना पड़ा। तो अब जो 2023 आएगा, आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, वो उसमें ये कौम फैसला करेगी कि क्या वो इमरान खान साहब के साथ जाना चाहते हैं जिन्होंने मुल्क को ठीक करने के लिए सख्त फैसले लिए, अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी उन चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखा कि मुल्क मजबूत हो, आपकी इकॉनमी मजबूत हो, और उस सिलसिले में तमाम माशरे के हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ ने उसका प्रेशर फील किया है। या फिर उन लोगों के पास जाएं जिन्होंने सिर्फ एक तरीके से मुल्क चलाया है कि कर्जा लो, बेशुमार लो, आर्टिफिशियली मेंटेन रखो, सिर्फ वोट लो, हुकूमत बनाओ और उसके बाद आपसे कोई पूछ भी ना हो। जिस तरीके से इनके असासे बड़े हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने से पहले आप देख लें शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली के असासे क्या थे और बाद में क्या हुआ। अज़मा साहिबा इसमें कुछ ऐड करना चाह रही है?